छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के मूल धारणा, इसके राजनीतिक दुरुपयोग, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता और इसमें सुधार की संभावनाओं पर विचार करने हेतु मैंने एक विषय रखा है। पिछले वीडियो में मैंने विषय के मूल भावना को रखने का प्रयास किया। यकीनन यह विषय वर्तमान समाज को सोचना चाहिए, राजनीति से ऊपर जाकर तथ्य आधारित निर्णय करना चाहिए। आजादी के इतने वर्ष बीत गए, अगर ये कानून आदिवासी समाज या अन्य समाज के सदस्य जिनको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट से प्रतिबंधित किया गया है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास, उनका विकास अभी तक तो नहीं कर सका, तो ऐसे कानून को न्याय नहीं कहा जा सकता है। अगर ये कानून उनका समुचित विकास कर चुका है तो फिर इसका औचित्य नहीं रह जाता, अर्थात इस कानून का पुनर्विचार की आवश्यकता है। चूंकि विषय छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण पर लगाए गए प्रतिबंध हैं, इसलिए सबसे पहले इस कानून को समझना आवश्यक है। इस प्रतिबंध को समझना आवश्यक है और इस प्रतिबंध से उत्पन्न परिणाम को भी समझना आवश्यक है। इस कानून को आमतौर पर CNT एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष 1908 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल की स्वीकृति से लागू हुआ और पहली बार कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया। इसे 29 अक्टूबर 1908 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई, जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था, यानी उपनिवेशी सरकार थी। सभी जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में व्यवसाय हेतु आए थे और धीरे धीरे अपनी सत्ता भारतीयों पर थोपते चले गए, सफल भी हो गए। इसलिए समझना आवश्यक है कि ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने अपने स्वार्थ और लाभ के लिए ही कानून बनाए। अब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रतिबंध वाले प्रावधान हैं कि आदिवासी भूमि का हस्तांतरण बिना डिप्टी कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह हस्तांतरण उन्हीं को हो सकता है जो उसी समाज के हों और उसी थाना क्षेत्र के निवासी हों जहां भूमि स्थित है। उसी प्रकार शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के सदस्य जो हैं, उनको भी अपनी भूमि हस्तांतरण के लिए उपायुक्त के पूर्व अनुमति की आवश्यकता है और वे अपनी भूमि उसी को बेच सकते हैं जो उसी समाज के हों और उसी जिले के निवासी हों। किस जिले की? जहां भूमि स्थित है। अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य सिर्फ उसी जिले के निवासी शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य को बेच सकते हैं, उपायुक्त के पूर्व अनुमति लेकर जमीन बेच सकते हैं, और बैकवर्ड क्लास के सदस्य सिर्फ उसी जिले के निवासी अन्य बैकवर्ड क्लास के सदस्य को उपायुक्त के पूर्व अनुमति से जमीन बेच सकते हैं। इसका अर्थ है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना आदिवासी समुदाय अपनी ही भूमि को स्वतंत्र रूप से बेचने के अधिकार नहीं रखता था। इस कानून को लागू करने के पीछे ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा क्या थी, यह तो पूर्णतः स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब तो नियम ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार के द्वारा बनाए गए, उसे ही बिना किसी पुनर्विचार के सही मान लिया गया और आज भी अपने ही देश में एक वर्ग अधिकारों से वंचित है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद जब भारत का अपना संविधान बना, उसी समय वन क्षेत्र के लिए नया टेनेंसी एक्ट भी बनना चाहिए था, जो नहीं बना। उस समय के राजपुरोधा ने इस विषय पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इस कानून के औचित्य पर कभी भी विचार नहीं किया सकता। ऐसा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर
जरूरत महसूस हो तो इस पर विचार भी किया जा सकता है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब इस कानून के तहत यदि कोई जनजातीय समाज अपनी भूमि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना पूर्व अनुमति के बेच भी देता है तो उपायुक्त को यह अधिकार है कि वह उस भूमि को पुनः आदिवासी को वापस दिला सके। इसके रेस्टोरेशन के लिए प्रावधान बनाए गए। इतना ही नहीं, इस प्रकार की भूमि हस्तांतरण के संबंध में न्यायालय में भी अपील नहीं करने दी जा सकती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आदिवासी समुदाय किसी भी परिस्थिति में अपनी भूमि को स्वतंत्र रूप से बेचने के लिए सक्षम नहीं है। एक और झारखंड प्रारंभ से ही अपनी विशाल खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध रहा, तो दूसरी ओर यहाँ के गरीब आदिवासी के लिए उनकी भूमि हमेशा उनके बुनियादी अस्तित्व और सम्मान का विषय रहा है, जिसे उनके मौलिक अधिकार माना गया है। इसी तर्क के आधार पर आजादी के बाद भी छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जा सके। हालांकि इस कानून के साथ साथ लिमिटेशन एक्ट को देखते हैं तो यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदिवासी भाई के द्वारा अन्य को हस्तांतरित भूमि का रेस्टोरेशन एक निर्धारित अवधि तक ही की जा सकती है। इस अवधि के बीत जाने के बाद रेस्टोरेशन का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर भी इस अवधि के बीत जाने के बाद भी प्रशासन में बैठे अधिकारी उस ट्रांसफर को सही नहीं मानते हैं। परिणाम यह होता है कि आदिवासी भाई को जमीन की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। जब लिमिटेशन एक्ट की बात आई तो एक बात और है कि जिसे समझना जरूरी है। रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन एंड लिमिटेशन ऑफ टाइम टू रिस्टोर पोजीशन, इसे समझना होगा। रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन एंड लिमिटेशन ऑफ टाइम टू रिस्टोर पोजीशन छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट के मूल अवधारणा और लिमिटेशन एक्ट को पढ़ने से स्पष्ट है कि सेक्शन 46(4)(a) के अंतर्गत रेस्टोरेशन का प्रावधान है और इसकी अधिकतम अवधि 12 वर्ष है। अर्थात यदि कोई रेस्टोरेशन का दावा ट्रांसफर की तिथि से 12 वर्ष बीत जाने के बाद की जाती है तो वह दावा अमान्य होगा। अब राजनीतिक पुरोधा की नियति पर प्रश्न तो लगता ही है। जब वर्ष 1969 में बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन लाया गया और वर्तमान झारखंड क्षेत्र को 2 भागों में विभक्त कर किया गया, एक को शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आता है जिसमें कुछ क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है और दूसरा जो उस शेड्यूल्ड एरिया क्षेत्र से बाहर है। एक बात मैं यहां बता दूं कि मेरा अध्ययन झारखंड से है, इसलिए मैं विशेष रूप से झारखंड का ही उदाहरण दे पाता हूं। वैसे इसका प्रभाव पूरे देश में है। अब शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन 1969 के द्वारा एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा गया, सेक्शन 71(a), जिसके अनुसार शेड्यूल्ड एरिया में रेस्टोरेशन का अधिकार 30 वर्षों तक कर दिया गया। मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या शेड्यूल्ड एरिया के जनजातीय और उस राज्य के अन्य क्षेत्र के जनजातीय अलग अलग हैं? इस कानून के द्वारा जनजातियों को भी 2 भागों में विभक्त किया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि सेक्शन 46(4)(a) के तहत लिमिटेशन 12 वर्ष होगा, न कि 30 वर्ष, जबकि सेक्शन 71(a) के तहत यह सीमा 30 वर्ष की होगी। यानी जो क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं वहां पर सेक्शन 71(a) लागू होगा और रेस्टोरेशन की सीमा 30 वर्षों तक होगी। लेकिन जो क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया में नहीं आते हैं वहां पे ये लिमिटेशन की सीमा 12 वर्ष होगी और 12 वर्ष के बाद या लिमिटेशन पार होने के बाद, बीत जाने के बाद अधिकारी को कोई रेस्टोरेशन का कोई पावर नहीं रह जाता है। यहां पर हम ये बता दें कि रेस्टोरेशन का पावर जिले के डिप्टी कमिश्नर को होता है। कानून के तहत कोई भी
क्रिया कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, यानी न्यायालय को इस अधिकार से वंचित रख दिया गया। न्यायालय को ही वंचित कर दिया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे अंतिम होता है, जिसका निर्णय कहते हैं कि न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, और न्यायालय को ही इस प्रक्रिया से अलग रख कर दिया गया। छोटा नागपुर पोटेंसी एक्ट 1908 के संबंध में न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए। इसे सही तरीके से लागू करने के संबंध में निर्णय देते हुए 25 जनवरी 2011 को सालखन मुर्मू वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स रीट पिटिशन PIL नंबर 758 ऑफ 2011 में झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को CNT अधिनियम को सही भावना से लागू करने का आदेश दिया, टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू स्पिरिट। यहां भी न्यायालय ने सामाजिक न्याय की अनदेखी कर दिया और जनजातीय समाज के बाधा को एक और मील का पत्थर गाड़ दिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह कानून आदिवासी समाज को न्याय दे पा रहा है? क्या उनके लिए विसंगति उत्पन्न नहीं कर रहा है? क्या उन्हें समाज से विकास से दूर नहीं कर रहा? चिंतन करें कि कब तक राजनीतिक समाज को अलग थलग करने का राजनीतिक कुटिल प्रयास चलता रहेगा और कब तक समाज चुप रहेगा। प्रश्न गंभीर है कि वर्तमान में संविधान और छोटा नागपुर पोटेंसी एक्ट समाज के जनजातीय हितों की, लोगों के हितों की रक्षा करने में सफल हो रहा है या नहीं। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो का शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग इस विचार विमर्श में शामिल हो सकें। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।